नमस्ते। आज का जो ऑनलाइन फ्री बर्थडे क्लास है, उसका सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे पंच महाभूत विज्ञान और त्रिदोष के बारे में। आज हम लोग एक अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो बजट का जो कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है और उसका जो सिलेबस है, फर्स्ट मंथ का मैंने सिलेबस दिया है। और जिन लोगों को भी ये प्राप्त नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होकर उस सिलेबस को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो है धातु के बारे में। और इससे पहले हम पंचमहाभूत विज्ञान के बारे में जाने, फिर त्रिदोष के बारे में जानकारी लिया। अब हम धातुओं के ऊपर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जो धातुएं हैं, ये उनका जो संरचना है वो कैसे होते हैं, कैसे निर्माण होते हैं, और यदि धातु बढ़ते हैं या घटते हैं तो क्या क्या रोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा आज जानकारी हम लेंगे। और सबसे पहले ये जानकारी आपके लिए है कि जो धातु जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा शरीर निर्माण का काम करते हैं। जो चीज हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है वो रह जाता है, उसको हम धातु बोलते हैं। जो निकल जाता है और जो हमारे शरीर के लिए कोई दरकार नहीं रहता, उसको हम मल बोलते हैं। और ये दोनों चीज, धातु और मल, ये दोनों चीजों को हम दो अलग अलग टॉपिक के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे शरीर में जो त्रिदोष हैं, इन्हीं का भी प्रभाव इन धातुओं के ऊपर पड़ता है। इसीलिए किसी किसी के शरीर में धातुओं की भी कमी होती है, तो किसी के शरीर में धातु ज्यादा बनता है। यदि धातु ज्यादा बनेगा तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि जो धातु होते हैं वो यदि बढ़ जाए तो कौन सा रोग लाता है, और यदि ये कम हो जाए तो कौन कौन सा रोग ये लाता है। धातु जो होते हैं ये कैसे निर्माण होते हैं, इनके लिए हमको जानना पड़ेगा हमारा जो पाचन क्रिया को। इस जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, खाना डाइजेशन डाइजेशन क्रिया में लग जाता है, और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये रस धातु में कन्वर्ट होते हैं। जब रस धातु कन्वर्ट होता है तो इसको करीब करीब 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद रस धातु को वायु रक्त में मिलाता है। जो वायु तत्व है हमारे पंचमहाभूत का, वो वायु तत्व रस को रक्त में मिलाने का काम करता है। और जो रक्त है, रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, और जहां जहां चाहिए वो जो धातुएं होते हैं, जो सप्त धातुएं होते हैं, वो निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो सप्त धातुएं क्या है, ये जानकारी हमको पहले ले लेना चाहिए। ये जो सप्त धातु है ये क्रमशः एक के बाद एक आता है। जैसे कि मैंने बताया कि खाना जब खाते हैं तो वो डाइजेशन के प्रक्रिया से गुजरने के बाद रस धातु में कन्वर्ट होता है। रस को फिर रक्त धातु में जाने के लिए करीब हमको 2 दिन का टाइम लगता है। 5 दिन के बाद जब रक्त, उसको फिर मांस धातु में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो उसको फिर मेद धातु में कन्वर्ट होना पड़ता है। मेद से अस्थि धातु में जाता है। तो इस सब कुछ 4 से 5 दिन में सब कुछ हमारे शरीर में निर्माण होते रहते हैं। जो ये निर्माण का काम है, पंच महाभूत विज्ञान में हम लोग इसको पढ़े थे कि हाँ, जो अग्नि का तत्व है ये निर्माण का काम करता है। तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर 13 प्रकार के अग्नि हैं। क्या क्या वो है? वो है आपका जो पंच महाभूत हो गया, ये 5 तरह का अग्नि है। पंच महाभूत को जो उत्पत्ति का, पंच महाभूत तत्व का उत्पत्ति का, हर एक एक पंच महाभूत में एक एक अग्नि छुपा हुआ है। तो इसमें रह गया 5 अग्नि। हमारा जो धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं। क्या क्या है? रस हो गया, रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, मज्जा हो गया, अस्थि हो गया, शुक्र हो गया। ये सब जो 7 धातु है, इसी सब 7 धातुओं में एक एक अग्नि छुपा है। और ये 7 धातु को उत्पत्ति करने वाला भी यही अग्नि है। और जो अंतिम अग्नि है वो है जठर अग्नि, जो पेट में है, रहता है, जो डाइजेशन का क्रिया करता है। तो कुल मिलाकर 13 जो अग्नि है हमारे शरीर में, ये 7 धातुओं में 7 अग्नि है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रस धातु के बारे में। तो इसमें से जठर अग्नि के बाद जो अग्नि आता है वो रस धातु का अग्नि है। ये रस धातु को पैदा करेगा। और फिर इसके बाद जो अग्नि आएगा वो होगा रक्त का अग्नि, रक्त धातु को वो पैदा करेगा। उसके बाद जो अग्नि आएगा वो मांस है, मांस धातु को पैदा करेगा। ये जो धातुएं है, हम लोग इंग्लिश में इसको टिश्यू भी बोल सकते हैं। और इनका जो निर्माण क्रिया ऐसे ही क्रमशः चलता रहता है। रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, मज्जा के बाद शुक्र। ये जो क्रम है इसका, ये निरंतर चलता रहता है शरीर में। इसमें यदि कोई रुकावट आ जाए,
या इसका क्वालिटी में कुछ खराबी आ जाए, रस धातु का क्वालिटी खराब हो जाए, तो क्या क्या रोग आ सकते हैं। इसका असंतुलन होने से, यदि संतुलित नहीं रहता, तो क्या क्या रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में आलोचना करेंगे। तो पहले जो रस है, रस धातु, इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। ये तीनों दोष जो होते हैं, सप्त धातुएं तीनों दोष से प्रभावित होते हैं। उसके बाद जो पंच तत्व है उसी के ऊपर भी ये प्रभावित होते हैं। और जो इंद्रिय है हमारे, जो पंच इंद्रिय है और मन, इस सभी का कार्य का जो इफेक्ट है इन धातुओं के ऊपर रहता है। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा देखा जाए तो मन का जो प्रभाव है ये रस धातु के ऊपर ज्यादा पड़ता है। कभी जो खाने पीने का जो इच्छा जागृत होता है हमारे भीतर, वही इसी रस धातु के लिए ही वो बनता रहता है। मन का जो गति रहता है ये रस के ऊपर रहता है। तो जो हम लोग कहते हैं भाव का एक रस है, यही है वही चीज। भाव एक रस है। तो जो भावना उत्पन्न करने वाला जो चीज है, जो सप्त धातु में पहला धातु है, जिसको आद्य धातु बोलते हैं हम, ये हमारा रस धातु है। इंग्लिश में इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसका कार्य क्या है? ये हमारा जो तृप्ति का काम करता है, मन को प्रफुल्लित करता है, संतुष्टि लाता है। और जो अगली धातु है, अगली धातु क्या है? रक्त धातु है। रक्त धातु का एक पोषक है। रक्त धातु कैसे बनेगा, इसका ये निर्भर करता है रस धातु के क्वालिटी के ऊपर। यदि हम कुछ खाना खाते हैं और हमारा रस धातु जो निकलता है, यदि वो सही हिसाब से, सही सही क्वालिटी से निकलेगा या उत्पन्न होगा, तो क्या होगा? हमारा मन उसी दिन प्रफुल्लित होगा, मन स्थिर रहेगा। आज का जो दैनंदिन जीवन में जो खान पान का गड़बड़ी हो रहा है, समय का अभाव है सभी के पास, इसलिए क्या है, सभी के पहला जो प्रॉब्लम है इसी में है, सबका रस धातु बिगड़ गया है। इसी का कारण क्या है, हम आगे नेक्स्ट जानेंगे कि रस धातु जब बिगड़ जाता है और असंतुलित हो जाता है तो क्या क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। रस धातु यदि ज्यादा बनने लगे, अनकंट्रोल हो जाए, तो क्या होगा? ये मुंह में लाल सलाइवा जिसको बोलते हैं, लाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे लोग देखे होंगे, जो लोगों को जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लाल हमेशा निकलने लगता है। और यही इस रस धातु ज्यादा बनने से ऐसा होता है। फिर क्या होगा? रस धातु की बुद्धि होने पर कब का प्रकोप बढ़ेगा, कब का जो डिजीज होते हैं, जैसे नाक में जो बलगम निकलना, पानी निकलना और कास होना, ये सब रस धातु ज्यादा होने से होता है। पाचन शक्ति भी कम हो जाना, ये सभी कब का लक्षण है। और ये रस धातु जब ज्यादा बढ़ता है तो हमारे पास ये सब डिजीज आ सकते हैं। लेकिन यदि रस धातु कम बने, रस धातु का मात्रा कम हो जाए, तो ये क्या क्या डिजीज उत्पन्न कर सकता है? सामान्यतः यदि रस धातु कम बनने लगे तो आपको पहला जो लक्षण दिखाई देगा वो है आपका, आपके शरीर में स्टूल जो है, आपका मल आपका शरीर से नहीं निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत रहेगा आपके शरीर पर। और क्या होगा? हमारे जो शरीर का जो चर्म है वो सूखने लगेंगे, झुर्रियां पड़ने लगेंगे। ये ओल्ड एज का जो लक्षण है, झुर्रियां, ये सब कुछ पड़ने लगेंगे। स्किन ड्राई होगा, बाल पकने लगेंगे। और और सबसे बड़ी जो चीज है, जो नसें हैं, जो वेन्स वगैरह जो है भीतर, सब मतलब सिकुड़ने लगेंगे, सूखने लगेंगे। तो दिल का जो दर्द है, वो यदि किसी का दिल का दर्द है तो दिल का दर्द बढ़ सकता है। या जोड़ों में कुछ दर्द है तो भी जोड़ों का दर्द में ये बढ़ावा कर सकता है। थकान लग सकता है और मुंह सूख सकता है। इस प्रकार से ये है। भूख ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना, ये यदि इस धातु का यदि असंतुलित हो जाए तो ये प्रकार का समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बुखार भी आ सकता है, बेहोशी भी मनुष्य के अंदर हो सकते हैं। ज्यादातर देखेंगे होंगे जो फिट्स जो होते हैं लोगों को, बच्चे लोगों को फिट्स जो सेंसलेस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इसी रस धातु के कमी के कारण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी जो बहुत सारे नौजवानों में, जो लेडीज लोगों में, यंग लेडीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये है नपुंसकता का। जो नपुंसकता का जो डिजीज फैल रहा है, इसी रस धातु के कमी के कारण भी फैल रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो है बुढ़ापा, जवानी में बुढ़ापा का दर्शन हो जाना। ये भी ये रस धातु का ही करिश्मा है। तो हमको ध्यान में रखना है कि रस धातु कैसे ना कमे या कम उत्पन्न ना हो या ज्यादा भी ना हो। तो यही है था हमारा रस धातु के बारे में। और इसके उपचार के बारे में यदि हम बात करेंगे तो पानी रेगुलरली ठीक मात्रा में हम बात करेंगे, कैसे पानी पिया जाता है। नेक्स्ट
हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको डिटेल बताएंगे कि पानी पीने का विधि विधान क्या है। और अभी के लिए आपको यदि ऐसा रोग है आपके पास तो आपको क्या करना है, सीजनली जो फ्रूट्स हैं उनका जूस आपको पीना है और धीरे धीरे करके पीना है। इसमें सबसे फायदा करता है, यदि रस धातु की कम हो गई है आपके शरीर में तो ये एलोवेरा का जो जूस है उसको हल्के गुनगुने करके उसको आप पी सकते हैं। पानी का सेवन ठीक है। चाय रस धातु को क्षति करता है तो चाय कभी नहीं पीना है। और क्या है, उपवास उपवास भी रस धातु को क्षति करता है, तो इसके लिए उपवास का भी नियम है। ठीक नियम पालन करते हुए यदि हम उपवास व्रत करते हैं तो ये कोई क्षति नहीं करेगा, लेकिन ये उपवास भी रस धातु को क्षति करता है क्योंकि ये आद्य धातु है, तो नेक्स्ट धातु के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमको ज्यादा फोकस करना है ये रस धातु के ऊपर। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे रक्त धातु के बारे में।